हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ECS। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। डेली बेसिस पे हम लोग द हिंदू के 7 से 8 या 10 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आज कौन कौन से टॉपिक है पहले इन पे बात करते हैं, फिर बताते हैं ECS के बारे में। पहला टॉपिक है OPCW। सीरिया में कुछ स्थानों पर रासायनिक हथियारों के होने की आशंका से OPCW के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया। रासायनिक वेपन को मतलब रासायनिक हथियारों को समाप्त करना, प्रभावी रूप से समाप्त करना इस संगठन का कार्य है। इसके बारे में एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगता है कि जीएस में आ सकता है, आपके PCS में, चाहे यूपीएससी में, चाहे आपके आरओ में। दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के बारे में। ये मैं सबसे आखिरी में मैंने इसको एंटीबॉडी को रखा है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को, क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन है कि किस प्रकार से भारत में जो डेल्टा वेरिएंट है कोविड का, उसके अगेंस्ट इस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट को समझना। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन होगा चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करी गई। स्टाफ का किस प्रकार से अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या खर्चे हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन उठ सकता है इस बार भी। तो जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है, कौन से नंबर के, ये आपको कमेंट करना है। दो मैंने क्वेश्चन क्या रखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबे समय तक कौन CJI रहे, पहला कौन था, और थर्ड स्टेटमेंट एक और, कौन अपॉइंटमेंट करता है, कब तक रहते हैं ये अपने इसमें पद पर। चौथा है कि जूही चावला जी के द्वारा जो 5G को लेकर बवाल हुआ, उसके बाद 20 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट क्या है, साथ ही जनहित याचिका कौन कौन जारी कर सकता है, किस प्रिंसिपल सिद्धांत पे काम करता है। इन तीन स्टेटमेंट को मैंने रखा, आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो नगर वन स्कीम क्या है और ये कब लॉन्च करी गई, क्या है इसका उद्देश्य, पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से संबंधित बेसिक क्वेश्चन की विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब बनाया गया, या पहली बार किसके इनॉग्रेशन पे इसका अनाउंसमेंट हुआ, इन सब तरह के प्रश्न। और आखिरी है डिफेंस इक्वेशन काउंसिल, ये जो अधिग्रहण परिषद है, इसकी क्या मतलब, कौन अध्यक्ष होता है, और अभी हाल में इनके द्वारा किसी चीज पर नोट किया गया कि हाँ ठीक है, हम हामी भरते हैं कि इतने हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे हम साइन करेंगे। तो ये डिफेंस इक्वेशन काउंसिल किसके लिए कार्य करती है, किन की पॉलिसी बनाती है, किन के लिए पॉलिसी बनाती है, किन के लिए कैपिटल को एक्वायर एक्विजिशन करती है, उसके बारे में सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने बोला कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। हमारे कुछ प्रोग्राम शुरू होने वाले, हम धीमे धीमे चल रहे हैं। आज मैंने साइंस का वीडियो जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि आप उसको बहुत गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं विज्ञान की वीडियो को, वरना सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को गंभीरता के साथ देखिए, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। इस तरह का हमने बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ कि हम लगे धड़ा वीडियो डाल रहे हैं और आप भी ऊब के बैठे हुए हैं कि अरे कितना देखे कितना देखे। आप धीमे धीमे इंटरेस्ट बढ़ाते जाइए, हम धीमे धीमे इंटरेस्ट देते चले जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई नया एंट्री होती है यूट्यूब के अंदर, तो सबसे बड़ा समस्या होती है कि जो अगेंस्ट लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मतलब चैलेंज की तरह हो जाती हैं चीजें। तो बहुत सी चीजें एक साथ होंगी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है, जिसमें हमने अभी गूगल मीट किया, गूगल मीटिंग करी है, 100 बच्चों की जगह थी, उसमें कंस्टेंट था हमारे पास, तो 100 के 100 तुरंत बच्चे आए और वो सब लोग तैयार थे कि हाँ सर टेस्ट होगा, उसके बाद हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, अनाउंसमेंट होते रहेंगे और आप उनका फायदा बिना किसी पैसे वैसे के दिए हुए आप फायदा उठा सकते हैं। आप विद्या के जितने बच्चे अगर वो चाहते हैं कि PCS में सिलेक्शन चाहिए हमको, या हम चाहते हैं कि वनडे एग्जाम मतलब यूपी PSC या फिर RO रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो संपर्क में रह, वीडियो को देखते रहे ताकि उन्हें फायदा रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें चार्जेस नहीं लग रहे। पहला क्वेश्चन है, लिखा है 17 केसेस ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय सीरिया। OPCW का कहना है कि सीरिया के द्वारा ऐसे 17 केसेस हैं जहां पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग दिखाई देता है। तो ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में कथन लिखे हैं कि इनमें से बताइए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दी OPCW हैज 193 मेंबर, ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसमें 193 सदस्य देश हैं, and oversees the global endeavor to permanently and verifiably eliminate chemical weapon। इसका कार्य क्या है, सत्यापित करते हुए परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से वेपन्स को, कौन से वेपन, रासायनिक हथियारों को समाप्त करना। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है The Organization for the Prevention of Chemical Weapon is the implementing body of Chemical Weapon Convention। ये जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग संस्था है उसका नाम है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। तीसरा लिखा हुआ है इस संगठन को, जिसका नाम है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इस संगठन को 2013 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। किसके लिए, फॉर इट्स एक्सटेंसिव एफर्ट टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स, क्योंकि इसके द्वारा रासायनिक हथियारों को बहुत प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो आपको बताने में से कौन से कथन सही है। पहला कथन 100% ट्रू,
दूसरा कथन 110% ट्रू, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। तीसरा कथन 200% ट्रू, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। 2013 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल वेपन्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। सही आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन डी। ठीक, आपका कमेंट करिए, नोबेल का शांति पुरस्कार किस देश में मिलता है, मतलब आप मुझे बताइए कहाँ मिलता है। ओस्लो में मिलता है जो कि नॉर्वे कैपिटल है, या फिर स्टॉकहोम में मिलता है, या फिर फिनलैंड में मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ मिलता है, कहाँ दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद के संबंध में, क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे हम लोग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसके द्वारा इट नॉट फॉर द बिल्डिंग 6 कन्वेंशनल सबमरीन, 6 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के लिए सहमति दे दी गई। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन लिखा हुआ है, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कहाँ पे, रक्षा मंत्रालय में। किसके लिए, फॉर डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज, नई पॉलिसी, और कैपिटल एक्विजिशन ओनली फॉर, और कैपिटल को, कैपिटल एक्विजिशन के लिए, कैपिटल एक्विजिशन के लिए ओनली फॉर किसके लिए, या फिर पूंजी अधिग्रहण के लिए। किसके लिए पूंजी अधिग्रहण करना और पॉलिसी बनाना, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। ठीक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ये पूंजी अधिग्रहण करती है और साथ में नई नई पॉलिसी बनाने का कार्य है, नई नई पॉलिसी बनाने का कार्य करती है। ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है रक्षा मंत्रालय की। ठीक, आगे चल रहे। इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशंस ऑन, ये बनाई गई कब, जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा रिकमेंडेशन की गई किस पर, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया, कि किस प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म में सुधार लाया जाए। 2001 में इस सब्जेक्ट पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जब रिकमेंडेशन करी गई, तब रक्षा अधिग्रहण परिषद को स्थापित किया गया। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो इसका सही कथन है ऑप्शन बी, ओनली 2। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं सही है, देखो यहाँ पे लिखा है ओनली। तो ये रक्षा अधिग्रहण परिषद है, ये सिर्फ इन 3 लोगों के लिए ही पूंजी को एक्विजिशन, पूंजी का अधिग्रहण करना और नई पॉलिसी बनाना, ऐसा नहीं है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी ऐसा कार्य करती है। तो यहाँ लिखा है ओनली, सिर्फ यही 3 है क्या, केवल यही 3, ऐसा नहीं, चौथा भी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कार्य कर रही है, रक्षा अधिग्रहण परिषद कार्य करती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, एक्सपेडाइट प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप जुडिशियल वैकेंसी, सीजीआई के द्वारा ये बोला गया कि एक्सपेडाइट प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप जुडिशियल वैकेंसी, सीजीआई के द्वारा जो चीफ जस्टिस उनके लिए बोला गया। तो भारत के चीफ जस्टिस, इनका नाम है एनवी रमणा, इनके द्वारा इंटरेक्ट किया गया है अन्य चीफ जस्टिस के द्वारा। ठीक, तो अब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीजीआई कैन होल्ड द ऑफिस अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और यह 65 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, जस्टिस हरिलाल कन्हैया, जस्टिस एच.जे. कन्हैया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एच.जे. कन्हैया जो थे, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरा लिखा हुआ है, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं, वह सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मेरे ख्याल से पहला कथन सबको पता है कि एनवी रमणा जी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया, एंड ही कैन होल्ड द ऑफिस अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू है। दूसरा, हमारे एच.जे. कन्हैया जो थे वो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, एकदम सही है। और तीसरा, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति का नाम है वाई.वी. चंद्रचूड़। सही आंसर क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। और ऐसे कमेंट लिखिएगा, सर एनवी रमणा 47 नंबर की सीजीआई, या 48 नंबर के, या 43 नंबर के, या 45 नंबर के। आपको बताना है श्री एनवी रमणा जी ये किस नंबर के सीजीआई है भारत में, किस नंबर के सीजीआई बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट के द्वारा इम्पोज किया गया फाइन ऑन जूही चावला इन 5G केसेस। 5G केस में हाईकोर्ट के द्वारा जूही चावला पर 20 लाख का मोस्ट प्रॉबेबली जुर्माना लगाया गया। इसको पढ़ लीजिएगा, इस लेख का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये जो जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव द राइट टू इशू PIL। तो इनमें से किसको अधिकार लिखा है, पहला स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को और जिला न्यायालय को राइट टू इशू PIL को इशू करने का अधिकार है। PIL क्या है, जनहित याचिका को इशू करने का अधिकार है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL हैज डाइल्यूटेड द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। जो PIL का कॉन्सेप्ट है, जनहित याचिका कॉन्सेप्ट है, ये लोकस स्टैंडाई के सिद्धांत को डाइल्यूट कर देता है, प्रभावी नहीं रहने देता है। मतलब
जो लोकस स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो केवल प्रभावित है न्याय पाने के अधिकार की अपील वही कर सकता है। जैसे मैं प्रभावित हूँ, भाई जूही चावला को 5G से प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है लंबे समय पड़े, लेकिन तुरंत रूप से तो इनको प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो लोकल स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल कहता है कि जिसको न्याय पाना है, जिस पर प्रभाव है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे न्याय चाहिए तो मैं ही जाके वहां पर PIL दायर कर सकता हूँ, मतलब मैं ही जाके वहां पर कुछ अपील कर सकता हूँ जाके, और कोई मेरी जगह पर नहीं जा सकता। लेकिन PIL का कॉन्सेप्ट कहता है कि ना उस एग्रीव्ड पर्सन अगर वो उपस्थित नहीं हो सकता तो किसी के भी द्वारा भी, अगर जनहित या जनहित में, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टेटस को, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान से या फिर लोगों किसी जनहित में, अगर लोगों के हित में अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही व्यक्ति जाए कि जिस पर समस्या बन रही है, ऐसा कोई जरूरी PIL के अंतर्गत नहीं। ठीक है, तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही है कि वास्तविकता में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये डाइल्यूट करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड को। ठीक है, इसका सही स्टेटमेंट क्या है? ओनली 2। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नगर वन स्कीम? बताइए इनमें से कौन सा कथन नगर वन स्कीम के संबंध में सही है? पहला लिखा हुआ है, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के उपलक्ष्य में ये नगर वन स्कीम को लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द नगर वन स्कीम एम्स एट डेवलपिंग 200 अर्बन फॉरेस्ट पैन इंडिया टिल 2025। 2025 तक नगर वन स्कीम का उद्देश्य है कि 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना। ठीक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। यह दोनों ही कथन सही है। नगर वन स्कीम को रट्टा लगा लीजिए। 2020 में 5 जून 2020 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन इसको लॉन्च किया गया और लक्ष्य रखा गया कि अगले 5 साल में 200 अर्बन फॉरेस्ट पूरे भारत में विकसित करना। ठीक, इसका उद्देश्य सही कथन है दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct about the World Environment Day? आज हम लोग 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। थीम क्या है? थीम क्या, कमेंट करिए। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही लिखा है? द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन 1972। 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया पहले विश्व पर्यावरण दिवस का सेलिब्रेशन को। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021, जिसके लिए पाकिस्तान विल होस्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। UNEP के साथ मिलकर पाकिस्तान इस साल के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को होस्ट कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 1974 में द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाज हेल्ड विद द थीम ओनली वन अर्थ। 1974 में जो पहला वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। ओनली वन अर्थ थीम थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, या सिर्फ पहला या सिर्फ दूसरा, या फिर 1 2 या 1 3। इसका सही आंसर है ऑल आर दी सही स्टेटमेंट। सभी स्टेटमेंट सही। रट्टा लगा लेना, बेसिक प्रश्न है, आ सकता है। इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ठीक है, UNEP के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक आर्टिकल निकला था हिंदू में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या सुधार करने की कोशिश भारत कर रहा है। उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कथन आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के संबंध में सही? तो ये जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है, इसके बारे में कौन सा कथन सही? पहला कथन लिखा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2017 की G20 बैठक में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, जिसे हम लोग कह रहे हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है, इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एंड नॉट बेस्ड ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब कुल मिलाकर इसके निर्णय बाध्यकारी नेचर के नहीं। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वह है नई दिल्ली में। आपको बताने में से कौन सा कथन सही है? सारे ही सही है, सिर्फ दूसरा कथन सही है। 1 और 2 सही है या फिर 1 और 3 सही है।
तो इसका सही कथन है सारे ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, CDRI जिसे हम लोग कहते हैं कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, मतलब जब आपदा आती है तो आप किस प्रकार से सहायता की जाए, पैसे वैसे फंडिंग, ये तो सब बातें करते हैं, लेकिन किस प्रकार से एक ऐसा बुनियादी ढांचा बनाया जाए जो आपदा के प्रतिरोध मतलब उसके खिलाफ रक्षा प्रतिरक्षा दे, उसके खिलाफ रक्षा दे पाए, मतलब इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कि भूकंप आए तो वो टूटे ना, इस पे कोई बात नहीं करता। इसके लिए मोदी जी के द्वारा 2017 की G20 बैठक में इस बात को रखा गया कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन बनाया जाए जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास की बातें करे। ठीक है, तो इसको याद रखना, भूलना मत। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के संबंध में सही है। बिल्कुल लोड नहीं लेना, अगर ये समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती क्या है, तटस्थ या निष्प्रभावकारी एंटीबॉडी क्या चीज है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोफेसर जेब के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोफेसर जेब प्रोड्यूसेस लेस एंटीबॉडी अगेंस्ट डेल्टा, तो भारत में जो वेरिएंट है डेल्टा, इसके अगेंस्ट लेस कम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर पा रहा है प्रोफेसर जेब। तो ये प्रोफेसर के द्वारा जो बायोनेटिक वैक्सीन है, ये are likely to have more than 5 times lower levels of neutralizing antibodies against the delta variant। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इनके पास मतलब कुल मिला के एंटीबॉडीज कम बन पा रही हैं डेल्टा के खिलाफ, ऐसा ही कहा जा रहा है। तो क्या है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी? लिखा हुआ है कि देयर प्रोटेक्शन इज ट्रिगर्ड बाय बोथ इन्फेक्शंस एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो अगर आप इन्फेक्शन जो आपको संक्रमण हुआ है उसके अगेंस्ट जब आपको वैक्सीन चढ़ाया जाता है तब भी ये इनका प्रोटेक्शन ट्रिगर कर जाता है एंटीबॉडीज, मतलब जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है। और साथ में जब आपको इन्फेक्शन होता है तब भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ट्रिगर कर जाती है, मतलब वो बनना प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है नॉट ऑल एंटीबॉडीज दैट बाइंड द पैथोजेनिक पार्टिकल्स आर न्यूट्रलाइजिंग। ये आवश्यक नहीं कि सभी के सभी एंटीबॉडी जो है जो बाइंड है किसी पैथोजन के साथ में, वो सारी की सारी निष्प्रभावकारी हो। समझ में आ जाए, अच्छी बात नहीं है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल लोड मत लेना। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट कैन स्टॉप अ पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टिंग द बॉडी। ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है इनका काम होता है पैथोजन के द्वारा शरीर को इन्फेक्ट होने से रोकना। बाई कैसे? अफेक्टिंग हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑन द पैथोजन सरफेस कैन एंटर सेल्स इन द बॉडी, कि जो पैथोजन के जो पार्टिकल है वो किस प्रकार से कोशिका के अंदर जाएंगे, इसका निर्धारण ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कर रहे होते हैं। समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात। फिर से कह रहा हूं, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये शरीर की प्रतिरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि जो प्रोफेसर का ये जो वैक्सीन है ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, खासकर भारत के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। ये तीनों ही कथन सही है। ठीक है, ये तीनों ही कथन सही है। इसको फिर से सुनिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तीनों ही कथन सही है। तो ये थे आज के हमारे 7 से 8 क्वेश्चन। बाकी थैंक यू सो मच। बेल आइकॉन पे प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज को। आप मेरे टेलीग्राम लिंक जिसको आप सर्च करेंगे प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, तो आपको एक फोटो दिखाई देगी, इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 15-16 न्यूज़पेपर को देखने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश के आर्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के आर्टिकल, और साथ में जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हो सकती, इमेजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी घटना हुई है विश्व स्तर पे जहां पर मुझे लगता है जैसे बोत्सवाना में 200-300 हाथियों की डेड बॉडी मिली, तो वहां पे संबंधित जो डायग्राम बोत्सवाना से संबंधित हो सकता है उसको डाल दिया। या फिर कोई और ऐसी न्यूज मिली जहाँ पे कोई क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी न्यूज मैं इस प्रकार से डाल देता हूँ ताकि आपको उन एरिया के बारे में एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। ठीक, जैसे कल हम लोगों ने एक केस स्टडी करी, केस पढ़ा हम लोगों ने 1962 का, वो मैंने वहां पे बहुत हल्के में जो मुझे लगा था हिंदू की इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है वो मैंने डाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध संबंधित जो टॉपिक होते हैं, जो खासकर किसी न किसी पेपर, जो हिंदी के तमाम पेपर आते हैं 50, उसमें से मैं छांटता हूँ और उनको वहां पे डाल देता हूँ। ठीक, तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की पीडीएफ है, या आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं जिसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करनी, तो आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे ऐड हो सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। बहुत जल्द 90 डेज का एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।